नमस्कार विद्यार्थियों, YouTube के माध्यम से मैं प्रमोद शर्मा। आप मेरे से पढ़ रहे हैं आनुवंशिकता, और जनरल साइंस के अंदर हमने आनुवंशिकता टॉपिक है वो शुरू कर रखा था, और उसी क्रम में हम आज जो है वो पढ़ने वाले हैं वो जीन और इसकी संरचना कैसे बना होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम जीन से। जीन, मेंडल ने इसे कहा था कारक। जैसे कि हमने पूर्व की क्लास के अंदर ये पढ़ा था कि मेंडल ने अपने अनुसंधान किए थे पाइसम स्टाइवम के ऊपर, यानी उद्यान मटर पर। उसके 34 विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया था, 7 पर उसने अनुसंधान किया। और ये सारा कुछ करने के बाद में मेंडल ने आनुवंशिकता के नियम दिए, 3 नियम दिए थे। और इन 3 नियमों की अगर हम बात करें तो पहला नियम जो था वो था प्रभाविता का नियम। दूसरा था, उस नियम को अगर हम कहें तो पृथक्करण का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम या विसंयोजन का नियम। और तीसरा जो दिया वो नियम था स्वतंत्र अपीवन का नियम। और सारे नियम देने के बाद में उन्होंने लास्ट में कंक्लूजन रूप में ये कहा कि किसी भी जीव के शरीर के अंदर कारक पाया जाता है जो लक्षणों की वंशागति करता है, या लक्षणों की वंशागति जो है मेंडल के अनुसार कौन करता है, तो वो नाम दिया गया कारक। तो जीन शब्द जो है वो जॉनसन ने दिया। जीन शब्द किसने दिया, तो आपको याद रखना है जीन शब्द जो है वो जॉनसन का दिया हुआ है। जॉनसन ने दिया, जबकि कारक शब्द जो है कहा मेंडल ने कहा इसे कारक, और जॉनसन ने कहा जीन। तो ये 2 बातें आपको अच्छे से याद रखनी है कि जीन कहा जॉनसन ने और कारक कहा मेंडल ने। एक्चुअल में जीन होता क्या है, तो आपको याद रखना है जीन आनुवंशिक लक्षणों की इकाई होता है। आनुवंशिक लक्षण की इकाई किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है जीन को कहते हैं। जनन कोशिकाएं जो होती है उसके केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं, गुणसूत्र पाए जाते हैं, और उन्हीं पर जीन लगे रहते हैं, अवस्थित होते हैं। आज हम इसमें जीन कहाँ पाए जाते हैं ये भी देखेंगे, और जीन की विशेषता भी पढ़ेंगे, जीन की इकाइयों पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जीन लगभग होते कितने हैं। तो मानव में 2n बराबर 46 गुणसूत्र होते हैं। 46 गुणसूत्र होते हैं, और इन पर जो है वो जीन रेखीय क्रम के अंदर निश्चित स्थान पर निश्चित संख्या में लगे रहते हैं। तो लगभग कहा जाता है कि मानव में जो है 35,000 से लेकर 40,000 जीन होते हैं। कितने होते हैं? 35,000 से लेकर 40,000 तक जीन होते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जीन की विशेषता। जीन की विशेषता, यह भी प्रश्न कई बार आया हुआ है, उसमें यह पूछा हुआ है कि निम्न में से जीन की विशेषता नहीं है। तो विशेषताएं आपको याद रखनी है कि इसकी विशेषता होती है 4। अब देखिए विशेषता की बात करें तो सबसे पहली विशेषता आ जाती है आनुवंशिक लक्षणों की इकाई है। आनुवंशिक लक्षणों की इकाई है, ये जीन की पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता जो आती है वो आती है कार्य की लक्षणों की इकाई है। कार्य की लक्षणों की इकाई है। अब कई बच्चे हैं वो उलझ जाते हैं, कार्य की लक्षण कौन से होते हैं? गेस्चर्स बोलते हैं, हाव भाव बोलते हैं, अंदाज बोल देते हैं। ये भी किसके थ्रू आते हैं, तो कहेंगे जीन के थ्रू अगली पीढ़ी में संचरित होते हैं। आनुवंशिक लक्षण भी किससे आते हैं, तो कहेंगे जीन के थ्रू आते हैं। इसी तरह से जीन की तीसरी विशेषता अगर हम देखें तो जीन की तीसरी विशेषता होती है उत्परिवर्तन की इकाई है। उत्परिवर्तन की
इकाई है। तो उत्परिवर्तन की इकाई तो कहेंगे जीन। उत्परिवर्तन होता क्या है एक्चुअल में, तो आपको याद रखना है कि उत्परिवर्तन को मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, डीपली अपने अलग से पढ़ लेंगे इसको भी। उत्परिवर्तन लगातार वंशागति जो चल रही है वो सी क्रम में चल रही है और उसमें अचानक से जो बदलाव आ जाता है उसे ही म्यूटेशन या उत्परिवर्तन कहते हैं। तो आप समझिए इसको, उत्परिवर्तन को म्यूटेशन भी बोलते हैं। म्यूटेशन वंशागति में होने वाला अचानक बदलाव क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। तो उत्परिवर्तन की इकाई क्या है, तो आपको बताना है कि जीन। ये जीन की विशेषता हम पढ़ रहे हैं। तो 4 विशेषता होती है। संख्या के हिसाब से भी अगर प्रश्न पूछे तो आप बता दो कि भाई कितनी विशेषता होती है, तो कहोगे 4 विशेषता होती है। चौथी विशेषता की अगर हम बात करें तो स्वतः प्रतिकृति का गुण पाया जाता है। स्वतः प्रतिकृति का गुण पाया जाता है, यानी जैसा जीन हमारे जनकों में था वैसा ही हम में आने वाली नस्लों में वैसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जीन में ये गुण पाया जाता है कि आज की लैंग्वेज में बोले सेल्फी, अपनी फोटोकॉपी करेगा और अगले जीव में ट्रांसफर कर देगा। तो ये 4 विशेषताएं जो है वो जीन की होती है। तो आनुवंशिक लक्षणों की इकाई है, कार्य की लक्षणों की इकाई है, उत्परिवर्तन की इकाई है और स्वतः प्रतिकृति का गुण भी जीन में पाया जाता है। ये 4 विशेषता हो गई। जॉनसन ने ये शब्द दिया था आधुनिक इकाई। अगर आपसे पूछे कि आधुनिक इकाई कौन सी है, तो जॉनसन के अनुसार जो जीन शब्द है वो ही आधुनिक इकाई है। आगे से पूछे कि आनुवंशिक लक्षणों की आधुनिक इकाई कौन सी है, तो जीन है। और पूछ ले मेंडल के अनुसार आनुवंशिक इकाई कौन सी है, तो कारक आ जाएगा। ये है मेंडल के अनुसार और वो आ जाता है जॉनसन के अनुसार। अब हम बात करते हैं कि ये जो जीन होता है वो किन से मिलकर बना होता है, या जीन की इकाइयां कौन कौन सी है। अब जीन की इकाइयां और हम चर्चा कर लेते हैं। जीन की इकाइयां, जीन की इकाइयां। तो जीन की इकाइयों की बात करें तो सबसे पहले तो यही प्रश्न आ जाता है कि जीन की इकाइयां किसने दी। बेंजर, ये साइंटिस्ट का नाम है, आप अच्छे से याद रखोगे। बेंजर ने 3 इकाइयां बताई है। बेंजर ने जीन की कितनी इकाइयां बताई? 3 इकाइयां बताई। बेंजर नाम अच्छे से याद रखोगे आप। तो 3 इकाइयों में कौन कौन सी इकाई है, तो आप याद रखोगे। पहली इकाई जो है वो सिस्ट्रॉन, दूसरी जो इकाई है वो है रेकॉन, और तीसरी जो इकाई है वो आती है म्यूटोन। 3 इकाइयां हैं जीन की, सिस्ट्रॉन, रेकॉन और म्यूटेन। शॉर्ट में अगर हम लिखें तो इसे एस लिख दो, इसे आर लिख दो और इसे एम लिख दो। ये क्रम से है, ये भी आपको याद रखना है। तो जीन की 3 इकाइयां कौन कौन सी हुई, तो आपको अंग्रेजी में ऐसे याद रख लेना, एस आर एम। हिंदी में अगर हम बोलें, ये ट्रिक है, इस हिसाब से याद रखना, सरम। ठीक है। तो अब हम इसको कैसे डिफाइन करें, सिस्ट्रॉन, रेकॉन और म्यूटोन को। तो देखिए इन तीनों इकाइयों की अगर हम बात करें तो क्रियात्मक इकाई है वो सिस्ट्रॉन है। क्रियात्मक इकाई, अगर आपसे पूछे कि जीन की क्रियात्मक इकाई कौन सी है, तो सिस्ट्रॉन है। आपसे पूछे रेकॉन, तो ये पुनर्योजन इकाई है। और अगर आपसे पूछे म्यूटोन, तो आपको याद रखना ये जो है वो उत्परिवर्तन की इकाई है। उत्परिवर्तन की इकाई।
तो उत्परिवर्तन की जीन में इकाई कौन सी होती है? तो म्यूटॉन होती है। पुनर्योजन की इकाई कौन सी होती है? रेकॉन होती है। क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है? सिस्ट्रॉन होती है। इसी सिस्टम से अगर हम एक चीज और देखें, मान लीजिए ये जीन है, ये कोई जीन है, तो एक जीन जो होता है वो कई सिस्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। एक जीन कई सिस्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। अब मैं डायग्राम से बताऊं तो आपको कहते हैं डायग्राम की जो छवि होती है वो स्थायी होती है, इस कारण से मैंने ये इसके लिए जो सिंबल बनाया एस वो लिख दिया। तो जीन जो होता है वो कई सिस्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। इसी तरह से अगर हम और देखें कि भी एक सिस्ट्रॉन, मान लीजिए ये एक सिस्ट्रॉन है, इसको अगर हम देखें तो ये एक सिस्ट्रॉन जो है वो कई रेकॉन से मिलकर बना होता है। तो रेकॉन को भी हम ऐसे शो कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये रेकॉन है, ये रेकॉन ऐसे। तो रेकॉन के लिए वर्ड यूज किया आर, तो आर लिख देंगे यहाँ। तो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि एक सिस्ट्रॉन जो है वो कई रेकॉन से मिलकर बना होता है। और लास्ट का अगर हम देखें कि भी एक रेकॉन जो है वो किस से मिलकर बना होता है, तो जैसे मान लीजिए ये रेकॉन है, एक रेकॉन हमने उठाया इसमें, तो एक रेकॉन जो है वो कई म्यूटॉन से मिलकर बना होता है। ये डायग्राम इसलिए बना रहा हूं ताकि आपको इसकी छवि जो है वो दिमाग में बैठ जाए। तो एक रेकॉन जो होता है वो कई म्यूटॉन से मिलकर बना होता है। ये विभिन्न एग्जाम्स के अंदर पूछा हुआ भी है कि भी बताइए जीन की सबसे छोटे वाली इकाई कौन सी है। तो अब आप देखिए, इतना कॉमन सेंस आप लगा लोगे, जैसे कोई वजन नापते हैं तो क्विंटल, और क्विंटल को किलो में, किलो को ग्राम में, ग्राम को मिलीग्राम में, तो इकाई सबसे छोटी होगी मिलीग्राम। इसी तरह से जीन की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो म्यूटॉन होती है। तो आपको ये याद रखना है कि जीन की सबसे छोटी इकाई, तो आपका आंसर हो जाएगा म्यूटॉन। तो जीन की सबसे छोटी इकाई कौन सी? तो आंसर है म्यूटॉन। तो जीन की इकाइयां थी, जीन की इकाइयां के बारे में किसने बताया? तो जीन की इकाई बेंजर ने 3 इकाइयां बताई है, और शॉर्ट में हमने लिखा इसका SRM, यानी सरम, सिस्ट्रॉन, रेकॉन और म्यूटॉन। सिस्ट्रॉन जो होता है क्रियात्मक इकाई होती है, रेकॉन पुनर्योजन इकाई होती है, म्यूटॉन जो होती है वो उत्परिवर्तन की इकाई होती है। एक जीन जो है वो कई सिस्ट्रॉन से मिलकर बना होता है, और एक सिस्ट्रॉन जो होता है वो कई रेकॉन से मिलकर बना होता है, और एक रेकॉन जो होता है वो कई म्यूटॉन से मिलकर बना होता है। इसी तरह से जीन की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या होती है? तो आपको बताना है वो म्यूटॉन होती है। अब हम देख लेते हैं कि जीन कहाँ होता है। अगर आपसे सिंपल प्रश्न पूछा जाए कि हमारे शरीर में जीन कहाँ है तो बताइए, तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये देखेंगे कि जीन जो है वो कहाँ पाया जाता है या कहाँ स्थित होता है, उसकी स्थिति जो है वो एक्चुअल वो समझेंगे। जीन कहाँ है, इस प्रश्न का हम आंसर ढूंढ रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें शरीर की, तो शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। तो देखिए कैसे करते हैं हम कोशिका वाला सिस्टम। तो देखिए कि कोशिका और कोशिका का जो समूह है उसे उत्तक कहते हैं, और उत्तक का जो समूह है उसे अंग कहते हैं, और अंग का जो समूह है उसे अंग तंत्र कहते हैं, और अंग तंत्र का जो समूह है उसे शरीर कहते हैं। ये एक्चुअल में शरीर की स्ट्रक्चर है। और तो ये जो होगी कोशिका, ये शरीर की सबसे छोटी इकाई है। शरीर की सबसे छोटी इकाई,
ये वीडियो मुख्य रूप से उन बच्चों के लिए है जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं हैं, तो वो इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे, और कि जिनका पास साइंस सब्जेक्ट है वो तो इनको अच्छे से जानते हैं, उनके रिवाइज के लिए ये वीडियो जो है वो उपलब्ध है और कारगर होगा। तो देखिए, कोशिका जो है वो शरीर की सबसे छोटी इकाई है। अब हम आगे चलते हैं इसमें, तो इसमें आगे की अगर हम देखें तो कोशिका जो होती है वो प्रकार, तो दो प्रकार की कोशिका होती है। दो प्रकार की बात करें तो एक होती है जनन कोशिका और एक होती है कायिक कोशिका। एक है जनन कोशिका और एक होती है कायिक कोशिका। कायिक कोशिका, जनन कोशिका है ये आगे जैसे डिवाइड होती है, तो जनन कोशिकाओं के अंदर होता है अर्ध सूत्री विभाजन, और जनन कायिक कोशिकाओं से में होता है वो होता है समसूत्री विभाजन। और क्या खास बात होती है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है जनन कोशिकाओं में, और जनन कोशिकाओं से शरीर का निर्माण में सहायक होती है। शरीर का जो निर्माण होता है वो जनन कोशिकाओं से होता है। और कायिक कोशिकाओं की अगर हम बात करें तो कायिक कोशिकाओं से शरीर का विकास होता है। शरीर का विकास, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमारा निर्माण माँ के शरीर में हुआ, तो निर्माण जो होता है वो कौन सी कोशिकाओं से? जनन कोशिकाओं में। जन्म होने के बाद में जब शिशु धीरे धीरे ग्रोथ करता है, ये जो उसके अंदर जो विभाजन होता है वो समसूत्री विभाजन होता है, और कौन सी कोशिकाओं के अंदर? तो कायिक कोशिकाओं के अंदर होता है। तो शरीर का विकास जो होता है वो कायिक कोशिकाओं से, और शरीर का जो निर्माण होता है वो जनन कोशिकाओं से। यानी कोशिकाएं जो है वो दो प्रकार की मुख्य रूप से हैं, और एक जनन कोशिका और एक कायिक कोशिका। अब हम बात कर लेते हैं जनन कोशिका। आप देखिए, हम सबसे पहले कोशिका में गए, कोशिका से हम पहुंच गए हैं कौन सी जगह? जनन कोशिका। जनन कोशिका, अब आप देखिए जनन कोशिका को, सपोज करिए ये जनन कोशिका है। कौन सी कोशिका? जनन, जनन कोशिका। और जनन कोशिका के अंदर उपस्थित है वो है केंद्रक। ये है केंद्रक, और केंद्रक के अंदर जाली रूप में, जाली की संरचना के अंदर, जाल रूप के अंदर ऐसी संरचनाएं पाई जाती है, इस तरह से गुथी हुई संरचनाएं पाई जाती है, और इसे बोलते हैं क्रोमेटिन पदार्थ। ये क्रोमेटिन जाल होता है, क्रोमेटिन जाल होता है। तो हम सबसे पहले कहाँ पहुंचे थे? कोशिका के पास, फिर हम पहुंचे हैं जनन कोशिका में। जनन कोशिका के बाद में हम तीसरे नंबर पे पहुंचे केंद्रक में, और केंद्रक के पास बाद में हम पहुंचे क्रोमेटिन जाल में। इस क्रोमेटिन जाल की अगर हम बात करें तो क्रोमेटिन जाल जो है वो कोशिका विभाजन से पहले और बाद की स्थिति देखें तो ये क्रोमेटिन जाल है। सपोज करिए इस क्रोमेटिन जाल को स्ट्रोसबर्गर ने वर्णसूत्र नाम दिया था। स्ट्रोसबर्गर ने वर्णसूत्र कहा, और डब्ल्यू वाल्डेयर ने गुणसूत्र कहा। तो गुणसूत्र नाम किसने दिया? तो आपको याद रखना है वाल्डेयर ने, और वर्णसूत्र नाम किसने दिया? तो स्ट्रोसबर्गर ने, या यूं कह सकते हैं गुणसूत्र की खोज किसने की? तो स्ट्रोसबर्गर। क्रोमेटिन जाल ही क्या है एक्चुअल में? गुणसूत्र है। अब हम देख लेते हैं कि ये जो क्रोमेटिन जाल जो है वो गुणसूत्र है। तो अब इस गुणसूत्र पे चलते हैं। अपने गुणसूत्र की अगर हम बात करें तो गुणसूत्र कैसा होता है, तो अब आप देखिए इस गुणसूत्र को अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो गुणसूत्र कैसा दिखाई देता है। तो गुणसूत्र एक्चुअल में इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है, और ये इस तरह से बनावट होती है,
कि प्रत्येक जो गुणसूत्र है वो इस तरह की संरचना के अंदर होता है। ये है गुणसूत्र, गुणसूत्र। तो यानी क्रोमेटिन जाल जो है वो ही क्या है, एक्चुअल में गुणसूत्र है। तो 4 नंबर तक हम पहुंच गए थे क्रोमेटिन जाल, और क्रोमेटिन जाल के बाद में 5वें नंबर पे हम पहुंच गए हैं गुणसूत्र में। तो जो ये प्रत्येक गुणसूत्र जो दिखाई दे रहा है, इसके 2 हिस्से हैं। इसमें से प्रत्येक जो एक हिस्सा है वो कहलाता है अर्ध गुणसूत्र, अर्ध गुणसूत्र। और ये भी क्या है, अर्ध गुणसूत्र। तो कहने का मतलब ये है कि 2 अर्ध गुणसूत्रों से मिलकर बना होता है गुणसूत्र, क्रोमोसोम जिसे कहते हैं। अब हम अंदर चलें इसके कि गुणसूत्र के अंदर की संरचना कैसी होती है। तो वो इस तरह की सी संरचना दिखाई देती है, ऐसे। ये इस तरह की, जैसे आप अगर डायग्राम बनाओ मेरे साथ में तो आप देखोगे कि ऐसे जैसे 4 लाइनें से ऐसे आएगी, ऐसे यूं करके, और फिर ये ऐसे आते हैं। इस तरह की स्ट्रक्चर होती है अंदर से। इसी तरह से इधर देखें अपने, तो कुछ गुणसूत्रों के अंदर जो गुणसूत्र है ऐसे घुंडी नुमा होकर ऐसे होता है, लंबाई के अंदर होता है। एक बार हम गुणसूत्र की संरचना जो है वो बाद में पढ़ेंगे। हम एक बार सिर्फ जीन की खोज कर रहे हैं कि जीन कहाँ पाया जाता है। तो अर्धगुणसूत्र जो होता है उसका आंतरिक भाग जो होता है वो बना होता है वर्णसूत्र से, वर्णसूत्र से। और वर्णसूत्र के ऊपर बिंदुवत मणियों के समान ऐसी संरचनाएं पाई जाती है, ऐसे उभरी हुई संरचना होती है, ऐसे पूरे के ऊपर ऐसे पाई जाती है, ऐसे। ये मैं अगर यहां दिखाऊं, ऐसे निश्चित होती है। ये प्रत्येक गुणसूत्र के ऊपर क्या होती है, तो कहेंगे ये जो संरचना उभरी हुई मणियों के समान जो पाई जाती है वो संरचनाएं जो है वो वर्ण कणिकाएं कहलाती हैं। ये वर्ण कणिकाएं। चलो ज्यादा नहीं करेंगे पेंटिंग, तो आप समझ गए। तो वर्ण सूत्र के ऊपर क्या पाई जाती हैं, तो ये जो संरचना है ये वर्ण कणिका पाई जाती है, वर्ण कणिकाएं। और वर्ण कणिकाओं की जो विशेषता होती है वो विशेषता होती है कि इनकी संख्या व स्थान निश्चित होता है, संख्या व स्थान निश्चित होता है। अब आप देखिए हम कहां से कहां पहुंच रहे हैं। तो दोबारा से मैं आपको एक बार रिपीट करूं इस चीज को। सबसे पहले कोशिका थी, कोशिका में जनन कोशिका, जनन कोशिका के अंदर जो था वो केंद्रक, और केंद्रक के बाद में क्रोमेटिन जाल, क्रोमेटिन जाल के बाद में गुणसूत्र, और गुणसूत्र के अंदर जो छठी चीज आई वो आई अर्ध गुणसूत्र, और अर्ध गुणसूत्र का आंतरिक भाग जो है वो वर्णसूत्र से, वर्णसूत्र के ऊपर उभरी हुई संरचना जो पाई जाती है वर्ण कणिकाएं पाई जाती है। और वर्ण कणिकाएं जो होती है उसके ऊपर निश्चित संख्या में और रेखीय क्रम के अंदर जीन अवस्थित होते हैं। तो जीन का जो प्रश्न था कि कहाँ पाया जाता है, तो एक्यूरेट स्थिति जो आई है वो अब निकल के आई है वर्ण कणिकाएं। तो वर्ण कणिकाओं के ऊपर क्या पाया जाता है, जीन पाया जाता है।